को शेयर कर दोगे। हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की, हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की। द गेमर क्लास में आ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, चलिए स्वागत है आपका। हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 की बात करेंगे, लेकिन आर्टिकल 19 बताने से पहले मैं उन बच्चों को भी बता देना चाहता हूं जो कि क्लास में नए होंगे या फिर नया वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको ये बता दूं कि आर्टिकल 19 पार्ट 3 के अंतर्गत आता है। इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3, और पार्ट 3 में आता है हमारा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आता है, हमारे मौलिक अधिकार। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, कितने थे, 7 थे, वर्तमान समय में 6 बचे हुए हैं। उस 6 में एक मौलिक अधिकार हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत आ जाएगा। आर्टिकल 19 में हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, 19, 20, 21 और 22, ये 4 आते हैं हमारे स्वतंत्रता के अधिकार, लेकिन उनमें 19 भी अपना एक अलग ही महत्व रखता है। क्या कहता है 19, आइए समझते हैं। अब पढ़ लेते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स regarding freedom of speech and etc. regarding freedom of speech and etc. बोलने की स्वतंत्रता, सबसे पहली बात यहां पे क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, और साथ ही साथ कुछ निश्चित अधिकार और भी। जैसा कि मैं बोल रहा हूं, आप भी वहां से मुझे कुछ बोल सकते हैं या फिर फेस टू फेस कुछ बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप तारीफ कर सकते हैं, मैं बुरा पढ़ा रहा हूं तो भी आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसके ऊपर मेरी आलोचना कर सकते हैं कि इस बंदे ने अच्छा नहीं पढ़ाया। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी आलोचना कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ये आपको मिल रहा है कहां, आर्टिकल 19 के अंतर्गत। आपको अपने अधिकार जानने चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक लाइन है लेकिन अब इसका भाव कितना बड़ा है। आर्टिकल 19 को बेसिकली डिवाइड किया गया था 7 भाग में, यानी 19 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और 19 1A को भी डिवाइड किया गया था 7 भाग में। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो 19 कितने भाग में है, 6 भागों में है, और 19 1 19 2 19 3 इसके सब क्लॉजेज हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 19 1 को भी 6 भाग में डिवाइड किया गया है। आइए समझाते हैं आपको, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पे है कहानी, 19 आर्टिकल 19 को डिवाइड किया गया कितने भाग में मेरे प्यारे साथियों, 6 पार्ट्स में। 19 1 19 2 19 3 4 5 और 6, और इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। 19 1 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजन, यानी पूरा का पूरा जो 19वां अनुच्छेद है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, यानी जो भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी है, उसको आर्टिकल 19 अवेल करने को नहीं मिल सकता है, उसके खिलाफ ये जा सकता है, ये उसके लिए नहीं। भारत के नागरिकों के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों के लिए। अब इसको हमने डिवाइड किया तो 19 1 मिलता है राइट ऑफ सिटीजन, यानी नागरिकों के अधिकार, और 19 2 3 4 5 और 6 ये मिलता है राइट्स ऑफ स्टेट। राइट्स ऑफ स्टेट, स्टेट यानी राज्य, यानी देश के अधिकार, ये राज्य के अधिकार है, जिससे कि ये राज्य हमारे यानी सिटीजन के अधिकार को कम कर सकता है, छीन सकता है, काट सकता है, या फिर पनिशमेंट भी दे सकता है। यहां पे हमें मिलते हैं 19 1 के अंतर्गत, 19 1 के अंतर्गत हमें मिलते हैं 6 अधिकार। 19 1 A, 19 1 B, 19 1 C। अब कुछ लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि डायरेक्ट 19 1 19 2 19 3 19 4 और 6 तक, ऐसा नहीं है। 19 6 तक तो है ही है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं बोलने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, वो 19 1 के ही अंतर्गत आता है। 19 1 A, 19 1 B, 19 1 C, 19 1 D, 19 1 E, 19 1 G। F तो नहीं बताया सर, F इसलिए नहीं बताया क्योंकि F अब रहा नहीं। क्यों नहीं रहा, इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो पहले इतना समझिए, 19 1 इज डिवाइडेड इनटू 6 सब क्लॉजेस या क्लॉजेस, जिसमें से 19 1 के भी 6 क्लॉजेस हैं। अब इसको 1 by 1 पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं हम लोग, आइए समझते हैं।
19(1)(a की बात करेंगे। 19(1)(a कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। और किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक कहानी बताता हूं कि स्कूल में हो रहा था असेंबली, और असेंबली में हो रहा है नेशनल एंथम। कुछ बच्चे सावधान की मुद्रा में तो खड़े हैं, कुछ बच्चे सावधान की मुद्रा में खड़े हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। क्या नहीं बोल रहे हैं? नेशनल एंथम को बोल नहीं रहे, स्पीक नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे खड़े हैं और नेशनल एंथम चल रहा है। तो क्या इनके ऊपर केस हो जाएगा? क्या इनको सजा मिलेगी? नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? तो उसका यही पे है, अगर ये वाला आर्टिकल नहीं होता तो उनको सजा भी मिल सकती थी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अवमानना कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय गान की। लेकिन आर्टिकल 19(1)(a कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता के साथ साथ यहां पे मिलता है आपको शांत रहने की भी स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता। यहां पे आपको बोलने पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। क्लियर है? इतनी बात समझिएगा। यानी यहां पे आपको स्वतंत्रता मिलती है, चुप रहने की स्वतंत्रता, किसी को भी आई लव यू शोना कहने की भी स्वतंत्रता। हाँ, वो अलग बात है कि उसके बाद चप्पल पड़े कि जूता पड़े वो राम जाने, लेकिन आपको कहने की स्वतंत्रता तो है ही है। बाकी सामने वाले का एक्शन के खिलाफ रिएक्शन कैसा होता है वो राम जाने। तो यहाँ पे शांत रहने की स्वतंत्रता, बोल देने की स्वतंत्रता, फोन अगर आपका टैप हो रहा है, फोन टैपिंग के अगेंस्ट भी स्वतंत्रता यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे अधिकार है, आर्टिकल 21 में भी है और यहाँ पे भी है, इस बात को समझिएगा। अभिव्यक्ति, किसी को दर्शाने की स्वतंत्रता, जैसा कि मोदी जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनकी तारीफ भी कर सकते हो और उनकी आलोचना भी कर सकते हो, यहाँ पे वो स्वतंत्रता आपको मिल रही। आर्टिकल 19(1)(a के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको मिलती है। लेकिन आर्टिकल 19(1)(a के कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल दो, किसी के लिए कुछ भी कर दो, किसी के मान सम्मान की ठेस पहुंचा दो। जैसा समझिएगा, अभी एक केस है राशिद सिद्दीकी का। राशिद सिद्दीकी साहब ने इन्होंने अपने YouTube के चैनल पर अक्षय कुमार को कुछ ऐसा कहा कि अक्षय कुमार ने क्या कहा होगा, ऐसा कुछ था। इनका नाम मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूं। इन्होंने ऐसा कुछ कह दिया था कि अक्षय कुमार साहब ने किसी ए नाम की महिला को कनाडा भगाने में हेल्प कर दी थी। अब अक्षय कुमार ने इस व्यक्ति के खिलाफ, या ए नाम का, बी नाम का जो भी व्यक्ति है, इसके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर दिया, यानी मानहानि का केस कर दिया कि इसने, इसकी वजह से मेरा इतना हानि हो गया, अपने मान सम्मान, तो मानहानि का केस कर दिया 500 करोड़ रुपए का। तो किसी के खिलाफ उतना ही बोले कि उसका मान सम्मान, उसका स्टेटस खराब ना हो। बाकी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो बोल रहे हो उसको प्रूफ करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप गलत बोल रहे हो तो आपके खिलाफ केस भी हो सकता है। तो यहां पे वही है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 19(2) आर्टिकल 19(1)(a है ये, और यह 19(2) ये ग्राउंड्स ऑफ 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, यानी 8 प्रकार के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जो कि ये बताते हैं कि आप इन चीजों पे अगर ऐसा कर रहे हो, अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। यहाँ पे 8 प्रकार के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, यानी बोलना है लेकिन समझदारी के साथ, कहना है लेकिन समझदारी के साथ। तो ये सारी चीजें आपको समझनी बेहद जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 19(1) का बी पार्ट, और आर्टिकल 19(1) का बी पार्ट कहता है शांति से और हथियारों के बिना इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। शांति के साथ भी, शांति, बिल्कुल हो हल्ला हुल्लड़ नहीं करना है, कोलाहल नहीं मचाना है, क्वैश अफरा तफरी जैसी स्थिति नहीं करनी है, और आप बिना आर्म्स के, यानी पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स कहीं भी असेंबल होने की स्वतंत्रता है आपको। लेकिन यहां पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, और वो आर्टिकल 19(3) के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शंस है। SIP, अगर सोवरेनिटी यानी देश की संप्रभुता के ऊपर अगर कोई गलत होता है, या इंटीग्रिटी, अखंडता के ऊपर, या फिर पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक आदेश के खिलाफ अगर आपका ये आदेश जाता है, आपका ये असेंबली जाता है, तो आपके ऊपर चार्जेस भी लग सकते हैं। पहले आपको नोटिस दिया जाएगा या वार्न किया जाएगा कि आप इसको डिस्पर्स कर दो, अपनी जो सभा एकत्रित की हो आप इसको खत्म कर दो, साफ कर दो। अगर इसके बाद भी नहीं करते हो तो IPC की धारा आपके ऊपर लगेगी और चार्जेस में आपको गिरफ्तार भी कर लिए जा सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, या फिर नियम कानून बना हुआ है
कि अगर आप कोई सभा करना चाहते हो या सभा करने की सोच रहे हो, मीटिंग करने की पब्लिक जगह पे सोच रहे हो, तो आपको पहले अपने स्थानीय थाने से या फिर एसडीएम कार्यालय से आपको लेना पड़ता है एक ऑर्डर पास करवाना पड़ता है और उसमें सारी चीजें लिखी होती है कि आपकी वजह से लीगल प्रोसेस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपकी वजह से किसी सार्वजनिक जगहों पे या फिर किसी पब्लिक ऑर्डर पर क्रिमिनल फोर्स नहीं कर सकते, क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं कर सकते। आप उस सभा का प्रयोग करके, फोर्स का प्रयोग करके किसी प्राइवेट आदमी से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। आप उस सभा का प्रयोग करके किसी की प्रॉपर्टी को हड़प नहीं सकते। अगर इस तरह की चीजें आप करते हो तो वो सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ चला जाएगा, और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ चला जाएगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को किसमें दिया गया है? आर्टिकल 19(3). अब समझिएगा, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19(1) मिलता है राइट टू सिटीजन, और आर्टिकल 19(2) से लेके 19(6) तक ये मिलता है राज्य के लिए। तो देखिए यही तो है, 19(2), 19(3) ये सब राज्य के लिए है, और राज्य 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के आधार पर 19(1) में ABCDEFG जो भी है उसको कर्टेल कर सकता है, उसको कम कर सकता है। क्लियर है इतनी बात? तो 19B कहता है शांति के साथ और हथियारों के बिना इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। आइए आगे बात करते हैं 19(1) के C पार्ट की, और 19(1) का C पार्ट क्या कहता है? संघ या फिर यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, यानी संघ या फिर यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। चलिए कौन कौन क्लास में है यहाँ पे मैं बताता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फटाफट से आप कमेंट कर सकते हैं। आज जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं पूरा घोल कर पिला देते हैं। अरे भाई साहब, पिज़्ज़ा बर्गर, ये नाम तो आप लोग इतना ज़बरदस्त रखते हो ना, पिज़्ज़ा बर्गर नाम रखे हो और मेरा मन ही कर देता है पिज़्ज़ा वीज़ा खाने का। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम। गुड टीचिंग सर। रवीश दुबे, गुड मॉर्निंग गुरुजी। नीतीश पांडे, रवीश भैया जिंदाबाद। रवीश दुबे, हैप्पी बर्थडे सरस सर। अच्छा आज मेरा बर्थडे है, मुझे पता भी नहीं था। नीतीश पांडे, सरस सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया फेक न्यूज़ ना फैलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग 19(1) के बारे में। 19(1) क्या कहता है? 19(1) कहता है संघ या यूनियन के गठन की स्वतंत्रता, यानी आप कोई पार्टी बना सकते हो, कोई संगठन बना सकते हो और उसको रजिस्टर्ड करवा के अपना कार्य कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी वो जो संघ है, यहाँ पे भी 4 प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस दे दिए गए हैं। 4 प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस दे दिए गए हैं आर्टिकल 19(4) के अंतर्गत। और आर्टिकल 19(4) के अंतर्गत आप संघ तो बना लो, यूनियन तो बना लो, लेकिन वो 4 प्रकार की चीजों का ध्यान रखना है कि देश की सोवरेनिटी यानी संप्रभुता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं आना चाहिए, देश की अखंडता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक आदेशों के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, मोरालिटी यानी नैतिकता के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन 4 ऑर्डर को आप बचा ले जाओ, बाकी संघ बनाओ, संगठन बनाओ, जो करना है वो बनाओ, जिस भी नाम से आपको चलाना है उसको चलाओ और अपने संगठन को आगे लेके जाते रहो। कोई समस्या वाली बात यहाँ पे नहीं आती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे समझते हैं 19(1)D की बात करते हैं। 19(1)D कहता है पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, और ये स्वतंत्रता हमें देता है हमारा सिटीजनशिप का राइट। सिटीजनशिप भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता यानी अगर आप वाराणसी के हो तो आप उत्तर प्रदेश के भी माने जाओगे, आप उत्तर प्रदेश के हो तो आप बिहार, यूपी, पंजाब, छत्तीसगढ़ हर जगह के माने जाओगे। यानी आपकी एक ही अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है या आपका वोटर कार्ड बना हुआ है तो आप कहाँ के माने जाओगे? आप इंडिया के माने जाओगे। यहाँ पे एक ही बनता है, और ये क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप। आपको अलग अलग जगहों पे जाके पंजाब की अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, यूपी की अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, अलग अलग स्टेट की आपको नहीं लेनी पड़ेगी। इसलिए आप पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो, इसकी फ्रीडम है आपके पास। क्लियर है इतनी बात? लेकिन यही अगर बात कर ले यूएसए की तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप नहीं होता, एकल नागरिकता नहीं होता,
तो अलग अलग स्टेट में, यानी 50 स्टेट है यूएसए में, अलग अलग स्टेट में जाने के लिए थोड़ी थोड़ी परमिशन अलग अलग जगहों से लेनी पड़ती है। लेकिन भारत देश में आपको इस तरह की कोई चीज नहीं है। आप बिहार में जा सकते हो, आप यूपी में जा सकते हो, आप दिल्ली में जा सकते हो, एक ही ट्रेन में बैठ के आप कहीं भी आ जा सकते हो, कोई परेशानी की बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं जो कि 1905 में हैं। कुछ ऐसे ऐसे जगहों पे आप नहीं जा सकते हो, यानी आपके लिए वहां पे प्रबंध किए गए कि आप यहाँ पे घूम नहीं सकते हो, यहाँ पे नहीं जा सकते हो, वो अपने स्टेट में भी हो सकता है। चलिए, रोर वुल्फ, अखिल अखिल अखिल, हाय रोर वुल्फ, शायद मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। नीतीश पांडे, सर अगर किसी का बर्थडे गलत फैला दो तो केस होगा या स्वतंत्रता है? भैया केस होगा क्या, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं होगा अगर आपका किसी का बर्थडे गलत फैला रहे हो, क्योंकि उससे उसकी कोई मान हानि नहीं हो रही है, आप उसको डिफेम नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप उसका कहीं ना कहीं नाम ही कर रहे हो, तो किसी भी प्रकार का कोई आईपीसी का चार्ज उसके ऊपर नहीं लगने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपके ऊपर कोई आईपीसी का धारा नहीं लगेगा। गजब की टीचिंग, लाइक ठोको सब जल्दी जल्दी। हाँ भाई, ये देखो बड़ा सही किया है, SKD 135NM, तो फटाफट से मेरे दोस्तों लाइक तो जरूर से जरूर ठोक दो, और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दो, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो आप शेयर भी कर दो। रोर वुल्फ, नितेश पांडे, फिर तो हैप्पी बर्थडे सर। अरे आप सभी लोग को हैप्पी बर्थडे, जिस दिन जागो तभी सवेरा, और जिस दिन जागो उसी दिन आपका नया जन्म हो गया, ऐसा मान लो। तो चलो पूरे भारत में घूमने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन आर्टिकल 1905 के अंतर्गत जो रेस्ट्रिक्शंस आते हैं उसको मत भूलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 19E की बात करते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता या फिर बस जाने की स्वतंत्रता। जस्ट इमेजिन कि आपकी नौकरी कहाँ लग गई, आपकी नौकरी छत्तीसगढ़ में लग गई, नौकरी छत्तीसगढ़ में लग गई तो भाई निवास भी छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं, वहीं पे घर बार बना सकते हैं, बना तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमारा आर्टिकल 1905 ही कहता है कि कुछ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, और कुछ सामान्य पब्लिक सार्वजनिक आदेश या उनके चीजों को देखते हुए कुछ कुछ जगहों पे हम नियम कानून कुछ अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, क्योंकि वहां की लोकेलिटी को देखते हुए वहां के नियम कानून अलग बना दिए गए हैं। जैसे कि सारे स्टेट में जाके हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, सभी स्टेट में जाके हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कुछ वहां के लोकल नियम कानून हैं, तो लोकल नियम कानून से हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी हमारा आर्टिकल 19(1) का ई कहता है भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता। क्लियर है? ई के बाद आता है हमारा एफ, ई के बाद आता है एफ, लेकिन यहां पे आपको मिल रहा है जी, तो यहां पे एफ वाला गायब हो गया है। एफ की क्या कहानी है आइए समझते हैं। एफ में कहानी था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार, संपत्ति को अधिग्रहण करने का अधिकार, संपत्ति को बेचने का अधिकार, संपत्ति को खरीदने का अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, ये हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन एक समय आया 1975 21 मार्च का, 1975 21 मार्च में इंदिरा गांधी मैडम ने लगा दिया था आपातकाल, और उसके बाद किसी की संपत्ति की बात हुई, किसी का हड़पने की बात हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा एग्जाम का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 44वां संविधान संशोधन, समय था 1978। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी को यानी संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को 19(1)(f) से हटाकर ले जाके आर्टिकल 300A या फिर 300K में रख दिया गया। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19(1)(f) से हटाकर 300A यानी क में रख दिया गया। और ये कौन सा राइट बना दिया गया? ये बना दिया गया लीगल राइट्स, यानी कानूनी अधिकार बन गया। ये कानूनी अधिकार बन गया। किस भाग के अंतर्गत आता है अब ये? तो ये आता है भाग 12 के अंतर्गत। अब ये इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सर लाइक ठोकने में मेरे फोन का टच खराब हो गया, बहुत बढ़िया, हमसे एक दूसरा फोन ले लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो भाग 12 के अंतर्गत ये हो गया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसका जी।
तो भैया एफ वाला कहां चला गया, क्यों चला गया, पता ही चला। अब संपत्ति को जब सरकार लेना चाहती थी तो भाई उस पर हमारा अधिकार हुआ करता था, हम देंगे नहीं देंगे, संपत्ति पे सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती थी। अब उन्होंने उसको उठा के कानूनी अधिकार में कर दिया, तो सरकार जब चाहेगी हमारी संपत्ति अधिग्रहित कर सकती है, हमें मुआवजा देके, कंपनसेशन देके। अब उस पर हमारा अपना मूल अधिकार नहीं रह गया, अब वो कानूनी अधिकार है, यानी राज्य जब उसको चाहे ले सकती है, हमें कहीं भी भेज सकती है। 19(1) के जी की बात करते हैं, किसी पेशे का अभ्यास करना, किसी व्यवसाय का अभ्यास करना, व्यापार करना, व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता, यानी फॉर आर लिवलीहुड, अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी भी प्रकार के व्यापार करने की स्वतंत्रता हमारे देश में है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, बस रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। हम सब्जी की दुकान खोल सकते हैं, हम चाउमीन की दुकान खोल सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की, हम होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, बार खोल सकते हैं, पब खोल सकते हैं, उस सबका एक परमिशन लेके हम अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं। लेकिन व्यापार कर तो रहे हैं, इसमें भी एक प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आ गए। 19(6) अगर जांच पड़ताल हो गई, आप कोई स्कूल चला रहे, कोई कोचिंग चला रहे, कोई दुकान है, किराने का दुकान है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी आजीविका तो चला रहे हो लेकिन वो गलत कर रहे हो। तो आपको सरकार को सूचित करना पड़ेगा कि आप अपना आजीविका चलाने के लिए किस प्रकार की चीजें कर रहे हो। सरकार को इस बात का पता होना चाहिए। वो कहां पे लिखा हुआ, आर्टिकल 19(6) में। तो अगर ऐसा नहीं है तो सरकार आपकी स्वतंत्रता को समाप्त भी कर सकता है, सरकार आपकी स्वतंत्रता को समाप्त भी कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। तो फटाफट से आप लोग एक बार फिर से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सन्नी कुमार क्लास में मौजूद है, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग को स्वागत है, आप सभी का क्लास में। बने रहिए क्लास में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे भाग 3, और भाग 3 के अंतर्गत क्या आता है, भाग 3 के अंतर्गत आता है हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा अपना फंडामेंटल राइट। तो आइए हम भाग 5 तक पहुंच चुके, एक बार आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं भाग 5 तक की क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है भाग 5 तक। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। और अगर संविधान दिवस की बात की जाए तो हाल ही में संविधान दिवस बीता है, आपको पता होगा, हाल ही में बीता है 26 नवंबर को, 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। और ये शुरू कब से हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 की बात है। इसी दिन हमारा संविधान पार्शियली यानी आंशिक रूप से लागू हुआ था। जब पूरी तरीके से लागू करने की बात करी जाएगी तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था। जब ये लागू हुआ उस समय कुल भाग की संख्या थी, कुल भाग की संख्या थी 22, कुल अनुच्छेद की संख्या थी, कुल अनुच्छेद की संख्या थी 395, और कुल अनुसूचियों की संख्या थी, कुल अनुसूचियों की संख्या थी 8। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो भाग तो 22 ही है, लेकिन इसमें अलग से 3 जोड़ दिए गए हैं। जैसे जैसे 4A जुड़ा हुआ है, ऐसे ही अलग अलग जोड़ के अब ये कितने हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं। लेकिन मूलतः अगर आपसे पूछेगा कितने थे तो 22 भाग थे। अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, लेकिन जैसे 36A, B, C ऐसे जोड़ दिया गया है, तो इसको मिला के अब कुल कितने हो चुके हैं, 450 प्लस हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अनुसूचियों की, तो अनुसूची अब 12 हो चुकी है, अनुसूची अब 12 हो चुकी है, यानी 4 बढ़ गई। अब हम बात करेंगे अपने इसी भाग की जो कि हम चर्चा कर रहे हैं। हम 5 भाग पढ़ चुके हैं। भाग 1 पढ़ा हमने, यानी पार्ट 1, जिसके अंतर्गत आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके क्षेत्र। और ये आता है हमारा अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक। नेक्स्ट हमने पढ़ा भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत आता है सिटीजनशिप, यानी नागरिकता, और ये आता है अनुच्छेद 5 से लेके, ये अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाग 3। भाग 3 तो हम पढ़ ही रहे।
भाग 3 में आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, ये 12 से लेके 35 तक होता है। नेक्स्ट भाग 4 की बात होगी और भाग 4 कहता है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भाग 4A या फिर 4क, ये हमारा कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, और ये आता है आर्टिकल 51A कह सकते हैं या 51क। नेक्स्ट हम पढ़े हैं भाग 5। भाग 5 के अंतर्गत आता है हमारा द यूनियन यानी संघ, और संघ में मैंने आपको बताया था लास्ट वाले क्लास में, संघ में बताया था कि कुल 5 अध्याय होते हैं और ये अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक होता है। यहां तक चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा मेरे दोस्तों तो आप लोग ऐसे ही क्लास में बने रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 by 1 करके यहाँ पे लिख दिया गया है। आर्टिकल 19(1) की अगर बात करें, यहाँ पे आर्टिकल 19(1) को डिवाइड किया गया है 6 भाग में, A, B, C, D, E और F को हटा के G। बाकी 19(2), 3, 4, 5, 6 इन सबको रेस्ट्रिक्शंस के लिए लगाया गया है, यानी इस सब में अगर अवहेलना हो रही है तो ये अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। ये कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, चुप रह सकते हो, सरकार जो भी कार्य कर रही है उसका आप बायोडेटा निकलवा सकते हो। प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी आपकी सरकार के खिलाफ, सरकार का एकाधिकार प्रेस पे नहीं है, मीडिया पे सरकार का एकाधिकार नहीं है। आप भी यूट्यूब पे जाके कहीं भी जाके आप कुछ भी कर सकते हो, सरकार का उसके ऊपर एकाधिकार नहीं है। आप अपना चैनल बना के कोई भी न्यूज आप बांट सकते हो जो कि सत्य हो, गलत न्यूज नहीं। नेक्स्ट है शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा हो जाने की स्वतंत्रता, मैंने आपको इसके भी रेस्ट्रिक्शंस बताए थे। आप सभा तो कर सकते हो, हथियार नहीं होने चाहिए और उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संघ बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन की स्वतंत्रता, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता, किसी पेशे का अभ्यास करना है या अपना जीविका चलाने के लिए किसी भी तरीके की व्यापार करने का स्वतंत्रता। तो यहाँ पे F गायब है, F वही था मेरे दोस्तों 19(1) के अंतर्गत आता था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी एक आर्टिकल 31 के अंतर्गत भी आता है राइट टू प्रॉपर्टी, तो इस चीज को समझिएगा। आगे यहाँ पे हम खत्म करते हैं आर्टिकल 19 को।